नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में एजेंडा क्या रहने वाला है जानने की कोशिश करेंगे। अपने संवाददाताओं के द्वारा लोकसभा के एजेंडे के बारे में बात करेंगे सुरेंद्र कुमार से और राज्यसभा के आज के कामकाज को जानने का प्रयास करेंगे कृति मिश्रा से। साथ ही संसद के एजेंडे पर चर्चा करेंगे माननीय सांसदों और वरिष्ठ पत्रकार से। दर्शन सिंह चौधरी, सांसद लोकसभा भाजपा होशंगाबाद मध्य प्रदेश, हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुलाम अली, सांसद भाजपा राज्यसभा, भी हमारे साथ उपस्थित हैं। और उपस्थित हैं अजय सेतिया जी, वरिष्ठ पत्रकार। सीधा चलते हैं। सुरेंद्र कुमार हमारे सहयोगी संसद के बाहर जो है उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि आज बजट के सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन है। सुरेंद्र, क्या कुछ विशेष रहने वाला है? देखिए, जो आज का एजेंडे में तो देखिए सदन के समक्ष पटल पर जो पत्र रखे जाएंगे वो रहेगा। साथ ही जो है प्रश्नकाल में भी कई महत्वपूर्ण सवाल इस बार लिए जाने हैं। आज के जो एजेंडे में कृषि मंत्रालय से जुड़े सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं। 9 प्रश्न इस बार प्रश्नकाल के दौरान सूचीबद्ध हैं। वहीं दूसरे उसकी बात करें तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को लेकर पहला सवाल पूछा है अरुण भारती ने। उन्होंने पूछा है जो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से कि जो 100 एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें राज्यवार क्या स्टेटस है। प्रधानमंत्री की जो योजना है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है, कृषि योजना, उसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है भंडारण और सिंचाई को लेकर उन्होंने स्थिति को जानने का प्रयास किया है। लंबी और अल्प अवधि के जो ये प्रावधान है उसको लेकर उन्होंने सवाल किया है। साथ ही उन्होंने पूछा है जो 36 योजनाओं को जोड़कर जो रणनीति बनाई गई है उसको लेकर क्या स्थिति है, सरकार इसको लेकर स्पष्ट करे। वहीं अगर हम बात करें इसके बाद जो सवाल है वो सवाल पूछा है नागेश भूपा राव जी ने। उन्होंने पूछा है पंचायती राज मंत्रालय से। उनका सवाल है कि किस तरह से जो स्कूलों की स्थिति है उसको लेकर पंचायती राज मंत्रालय की पंचायती राज जो भूमिका है, ग्राम पंचायतों की भूमिका है, उसको लेकर उन्होंने मंत्रालय से सवाल पूछा है कि किस तरह से जो स्कूलों की स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं। वहीं जो लोकसभा क्षेत्र है, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी स्कूलों की बेहतर सुविधाएं देने के लिए, छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए किस तरह से ग्राम पंचायतों की भूमिका उन्हें दिखाई देती है, उस पर उन्होंने स्थिति जानने की कोशिश की है मंत्रालय से। साथ ही अगर बात करें जो बुनियादी सुविधाएं हैं स्कूलों में उसको लेकर भी उन्होंने सवाल किया है कि शौचालय और जल की जो व्यवस्था है स्कूलों में उसको लेकर किस तरह से ग्राम पंचायतें अपनी भूमिका निभा रही हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो उसको लेकर भी उन्होंने सवाल किया है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, वो सवाल है शर्मिला सरकार द्वारा उन्होंने जो पूछा है जो प्राकृतिक खेती है उसके जो मिशन को लेकर किस तरह से सरकार अपनी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरह से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार नियम और कायदे बना रही है, किस तरह से योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दूरगामी क्षेत्रों में सरकार योजना बना रही है और क्रियान्वयन कर रही है इन योजनाओं के माध्यम से। वहीं अरविंद गणपत सावंत का एक सवाल है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के संदर्भ में। उन्होंने जाना है कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है और आवासों के निर्माण में लागत भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसको लेकर सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से क्या वो योजनाओं के माध्यम से फंड बढ़ाने की कुछ योजना बना रही है। साथ ही उन्होंने डाटा मांगा है, उन्होंने मांगा है कि कितनी योजना के माध्यम से कितने घर स्वीकृत किए गए, कितने लंबित हैं और उसकी अभी जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है। ऐसे में जिस तरह से लगातार जो नए घर स्वीकृत हुए हैं उसको लेकर भी उन्होंने पूछा है। जो वर्ष के हिसाब से उन्होंने डेटा मांगा है। सत्र का दूसरा चरण है, बजट सत्र का दूसरा चरण है सुरेंद्र, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रेल मंत्रालय की अनुदान मांगो 2026-27 का 8वां प्रतिवेदन भी आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। जी देखिए, जिस तरह से अनुदान मांगों की बात की जाए तो रेलवे की भी रखी जाएगी। दूसरा निर्मला सीतारमण इसको प्रस्तुत करेंगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अनुपूरक मांगों के जरिए
क्योंकि कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका विस्तार करने की ज़रूरत होती है, कई ऐसे खर्चे होते हैं जिनको बजट के माध्यम से अनुपूरक मांगों के जरिए सदन के समक्ष पेश किया जाता है, जिसको उसके बाद पास होने के बाद उसका जो कह रहे हैं कि 2025-26 अनुपूरक अनुदान मांगों का विवरण भी आज प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों 2026-27 का 8वां प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी सुरेंद्र कुमार जानकारी उपलब्ध करवा रहे थे। दो माननीय सांसद हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार भी। बात करें दर्शन सिंह चौधरी जी, विपक्ष एक तो कल सरकार ने एक तरीके से अपनी तरफ से वक्तव्य लाकर जो है जो गल्फ कंट्रीज में जो तनाव चल रहा है वो विपक्ष मांग करता रहता है, उससे पहले की मांग करे, सरकार ने वक्तव्य दे दिया। दूसरी तरफ एक प्रस्ताव स्वयं जो है विपक्ष लेकर आता है सदन के भीतर, अब उस पर ही चर्चा नहीं हो पाती है। तो किस तरीके से देखते हैं बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन को? देखिए, विपक्ष हमेशा व्यवधान का काम कर रहा है, समाधान की ओर नहीं जा रहा है। उसने चर्चा से वो पलायन करता है और बात चर्चा की करता है, केवल बात करता है। और जो मुद्दे उन्होंने दिए, जो बात उन्होंने कही, वो बात हमारा पक्ष, सत्ता पक्ष मानने को तैयार भी है, लेकिन बार बार केवल हंगामे की भेंट चढ़ाना, इससे न केवल इस लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि प्रत्येक जो भारतवासी उसकी आकांक्षाओं पर भी पानी फेरने का काम विपक्ष कर रहा है। लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सदन अच्छा चले, इसके प्रयास हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने लगातार किए और उसको भी इन्होंने मुद्दा बनाने का काम किया है। उस पर भी हर प्रकार की चर्चा करने को तैयार हमारा सत्ता पक्ष रहा है, लेकिन विपक्ष केवल हंगामे की भेंट चढ़ाना चाहता है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो मुद्दे से भटक कर, और इसमें उनका भी और देश का भी नुकसान है। जी हाँ, संसदीय कार्य मंत्री ने कल जो है इस पर उनका एक बयान भी आया है और उन्होंने कहा है कि कम से कम जो है पीठासीन अधिकारी को तो बख्श दिया करें, और कहीं ना कहीं उस तरीके से। और हम देखते हैं कि विपक्ष के जो है माननीय सांसद भी हमारे कार्यक्रमों में भी आया करते थे और हमेशा ही उन्होंने तारीफ ही की है। ये किस तरीके से प्रस्ताव लेकर आए हैं वो भी एक सवाल है। गुलाम अली जी, थोड़ी सी बेहतर स्थिति राज्यसभा में फिर भी देखने को मिली है, लेकिन एक आम राय है कि चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो, प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी जो है प्रश्नकाल को बाधित किया जाना कितना जो है बड़ा घाटा है एक तरीके से निजी तौर पर भी माननीय सांसदों का। देखिए, देश का जो नागरिक है वो अपने सांसदों की तरफ, वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो एक टिकटकाई लगाया बैठता है कि मेरे लिए हमारे इलाके की, हमारे मुद्दे की बात जो है वो देश के सबसे बड़े पंचायत में, पार्लियामेंट में उठेगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन जो है वो मुद्दे के बिना है, उसके पास कोई भी जनता का मुद्दा नहीं है। और ये हाउस जो है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये पब्लिक के चक्कर से चलता है और लोगों का पैसा से चलते हैं, और अपोजिशन अपना जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभा रही है। वो हमेशा आपने देखा होगा कि पिछला अगर हम रोशनी डालें, वक़्फ़ का डिबेट हुआ या SIR पे डिबेट्स हुआ, या जो भी अपोजिशन ने जिस भी मुद्दे पे कहा डिस्कशंस के लिए, सत्ता पक्ष हमेशा तैयार रहा। लेकिन वो अपनी बात कहते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब जवाब की बात आती है तो वो फिर वो भाग जाते हैं और एक सीरियस नहीं लेते हैं। जैसा कि वो मतलब मुद्दे से हटना, या तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई है, और अपोजिशन का दिक्कत है कि वो मुद्दे तो क्या, मुझे लगता है कि वो जो देश के खिलाफ मुद्दे हों या देश को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दे हों, उस पे ही उनका नज़र रहता है और नून के नुक्ते निकालने में। हालांकि वज़ीर आज़म साहब मोदी जी ने देश को एक बीमारू देश से एक
मतलब घोटालों में फंसा था देश। एक आपने 2G, आपने कई घोटाले देखे कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल शटर्ड थी, किसी को कन्विक्शन नहीं थी, जज्बा नहीं था कि देश हमारा मजबूत हो। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जब से 2014 से जिम्मेदारी संभाली है, उन्होंने देश को दुनिया की चौथी बड़ी ताकत और एक विकसित भारत का टारगेट रखा और देश युवाओं को सौंपा है स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए, और किसान के लिए, मजदूर के लिए, सब चीज़ों को आगे। लेकिन मालूम नहीं कि लोगों ने उनको, वो पहले लोगों को इसी तरह करते थे, लटकाना, हटकाना, भटकाना, लेकिन आज मुझे लगता है कि खुद ही वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपोजिशन। हालांकि वज़ीर आज़म साहब ये चाहते हैं कि अपोजिशन जो है वो मजबूत अपोजिशन देश के लिए बड़ी अच्छी है। एक तरफ अजय सेठिया जी, जो गल्फ कंट्रीज में तनाव चल रहा है, विशेष रूप से अमेरिका, इजराइल और ईरान के मध्य, उसको लेकर एक तरीके से स्पष्टीकरण की मांग की जाती है सदन के बाहर भी विपक्ष के द्वारा। लेकिन जब स्वतः ही सरकार के द्वारा विदेश मंत्री के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जाती है, वक्तव्य दिया जाता है, उस वक्त भी सदन के भीतर शोर शराबा चलना, वो किस ओर इशारा करता है? देखिए, वैसे तो दोनों सांसद महोदय ने जो बात कही है, बात तो असल में वही है। विपक्ष पिछले आप समझिए कि 2024 के जो चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से लगातार एक मुद्दा उठाता है, फिर उस मुद्दे को छोड़ देता है, फिर नया मुद्दा उठाता है, फिर नया मुद्दा उठाता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर अगले मुद्दे पे आ जाता है। अब देखिए, ये पहले से तय था कि 9 मार्च को जब संसद का सत्र शुरू होगा तो सबसे पहले स्पीकर के बारे में फैसला होगा, और ये पहले से तय था। और ऐसा होता ही है कि जब कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है और अविश्वास प्रस्ताव के बाद अगर उस सत्र में नहीं हो पाता तो जो अगले सत्र का पहला दिन होता है उसी दिन ही फैसला हो जाता है। और स्पीकर महोदय ने कह दिया था कि जब तक मेरे बारे में जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, जब तक उसका निर्णय नहीं होता, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, पीठासीन अधिकारी दूसरे बैठेंगे। तो इसके बाद तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता था कि प्रायोरिटी वही हो गई, सबसे पहले प्रायोरिटी उसी की होनी चाहिए, और विपक्ष की प्रायोरिटी भी वही होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने मुद्दा बनाया था। और उस मुद्दे को छोड़कर अचानक जो है वो युद्ध के मुद्दे पर बहस करने को मुद्दा उठा दिया। तो मुझे लगता है कि इससे पहले नरवणे का मुद्दा उठाया, नरवणे के मुद्दे पर जब FIR हो गई तो फिर जो है भारत अमेरिका व्यापार के मुद्दे को उठा करके ले आए। लगातार यही हम देख रहे हैं। उससे पहले भी कभी SIR का मुद्दा उठा देना, कभी वोट चोरी का मुद्दा उठा देना, फिर उसको भूल जाना। अब आपको कहीं SIR दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। नरवणे का मुद्दा दिखाई देता है? नहीं देता। तो ये सारे मुद्दे उठाना फिर उसको भूल जाना, ये विपक्ष की मुझे तो समझ नहीं आ रही है। ऐसा हमने कभी देखा नहीं। मैं भी या ये रणनीति है विपक्ष की, या ये रणनीति ही नहीं बन पा रही है? कुछ कंफ्यूज्ड है विपक्ष, कंफ्यूज्ड है। मैं आपको थोड़ा जो मुझे जानकारी मिली मैं आपको बताता हूँ। ये तय था कि स्पीकर का मुद्दा ही आना है, लेकिन कल जब सुबह सत्र शुरू होने से पहले श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वहां पर बैठक हुई विपक्षी दलों की, तो वहां केरल के सांसदों ने कहा कि इस समय मुद्दा जो है खाड़ी के देशों में जो हमारे फंसे हुए भारतीय हैं उनका मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले उठाइए। ये स्पीकर के बारे में तो फैसला हो जाएगा, इसमें तो हारना ही है, तो इसको क्यों पहले उठाना? हाँ, तो उसको तो हारना ही है, उसको पहले क्यों उठाना? पहले जो हमारे भारतीय वहाँ 1 करोड़ के करीब फंसे हुए हैं, पहले उस मुद्दे को प्रायोरिटी में ले। और वो भी उनका मुद्दा केरल के चुनाव को लेकर के और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से था कि हमारा ज़्यादा मुस्लिम वोट बैंक वहाँ पर प्रभावित होगा अगर हमने उसको नहीं किया तो पीछे हट गए और उस मुद्दे को प्रायोरिटी ले लिया। यानी मुद्दा वोट बैंक है, संसद की गरिमा नहीं है, और मुद्दों पर बहस करवाना नहीं है, सिर्फ वोट बैंक। पार्लियामेंट के अंदर आकर के वोट बैंक की को पीछे छोड़ना चाहिए, और जो संसद का मुख्य कार्य है कानून बनाना और सदन को ढंग से चलाना, जनता के मुद्दे उठाना, उनका हल लेना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, ये विपक्ष का काम है कि ये काम नहीं हो रहा, ये हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ये इन मुद्दों को अभी आपने देखा कि पिछले 3-4 साल से कभी महंगाई के मुद्दे पर बहस करने की मांग की विपक्ष ने नहीं की। तो विपक्ष जो है अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। असली जिम्मेदारी जो उसकी होती है वो जनता के मुद्दों को उठाना होता है विपक्ष, लेकिन वो उसकी वजह ये भी है कि महंगाई दर जो है 3 से 2% के मध्य रही है,
जब इतनी कम जो है दर रहे महंगाई की, तो लगता है कि ये तो सरकार का पक्ष है ना, सरकार बताएगी, सरकार का पक्ष है। लेकिन जमीनों पर किसके दाम बढ़ गए, किसके घट गए, विपक्ष का अपना दृष्टिकोण होता है, सरकार का अपना दृष्टिकोण होता है। लेकिन विपक्ष तो जनता के मुद्दे को लेकर के आना चाहिए ना। बेरोजगारी है, महंगाई है, सब है, ऐसा नहीं है कि है नहीं है। किस चीज के दाम घट गए, किस चीज के बढ़ गए, तो वो कंपैरेटिवली स्टडी होती है, और विपक्ष की अपने दृष्टिकोण से होती है, सरकार के अपने दृष्टिकोण से होती है। जी हाँ, और भी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज बजट सत्र के दूसरे चरण का जैसे कि दूसरा दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध मुख्य विधायी कार्यों के बारे में ग्राफिक के माध्यम से। आज दोनों ही सदनों में लोक लेखा समिति 2025-26 की कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट और उसमें शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण से संबंधित प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। इसके साथ ही उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण संबंधी स्थायी समिति 2025-26 की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित विवरण की प्रति दोनों ही सदनों में सभा पटल पर रखी जाएगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों 2025-26 के संबंध में संबंधित मंत्रालय की रिपोर्ट और उस पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई से संबंधित विवरण की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2025-26 की रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज सहित रेल सुरंगों और पुलों के निर्माण और अनुरक्षण से संबंधित रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम रूप से की गई कार्रवाई से संबंधित विवरण की प्रति और रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों 2026-27 के संबंध में समिति का 8वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाएगा। वहीं लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुपूरक अनुदान मांगे 2025-26 को दर्शाने वाला विवरण अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुत करेंगी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2024-25 और संबंधित विभाग की स्थायी समिति की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। लोकसभा में स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित संकल्प पेश किए जाने के संबंध में अनुमति ली जाएगी। वहीं राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यकारण पर कल 9 मार्च 2026 को आरंभ हुई चर्चा का आज उत्तर दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकारण पर चर्चा होगी। राज्यसभा के भीतर आज क्या कुछ विशेष रहने वाला है, जानने का प्रयास करेंगे अपनी सहयोगी कृति मिश्रा से। कृति, बहुत बहुत स्वागत है। बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन, सदन के भीतर क्या कुछ विशेष रहने वाला है? चरण का दूसरा दिन, सदन के भीतर क्या कुछ विशेष रहने वाला है? जी हाँ प्रतिबिंब, देखिए सबसे पहले नजर डालते हैं जो राज्यसभा का आज का फॉर्मल बिजनेस है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर्स ले आज कौन कौन से मंत्रालय के लिए होने वाले हैं। प्रताप राव जाधव पेपर ले करेंगे फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय को लेकर और आयुष मंत्रालय को लेकर। अनुप्रिया पटेल पेपर ले करेंगी फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ मंत्रालय को लेकर। इसके अलावा हर्ष मल्होत्रा ले करेंगे कॉर्पोरेट अफेयर्स को लेकर पेपर सदन में, और साथ ही साथ पंकज चौधरी ले करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर। इसके अलावा जैसा कि आपने अभी ग्राफिक के माध्यम से भी समझाया कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स लिए होने वाली हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, चाहे वो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, रेलवेज हो, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो, साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो भी आज ले होगा। नजर डालते हैं अब प्रश्नकाल पर। प्रश्नकाल में कौन कौन से मंत्रालयों से जुड़े सवाल आज पूछे जाएंगे। तो आयुष मंत्रालय, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, साथ ही साथ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी
और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण आज सवाल पूछे जाएंगे वो हमारे जो पब्लिक मुद्दे हैं उनको रिलेटेड आज सवाल पूछे जाएंगे। कुछ सवालों पर अगर आज नज़र डालें तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि किस तरह से जो कंज्यूमर कमीशंस हैं उनमें जो रिक्त स्थान है उनको भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स की डाइवर्सिटी के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। साथ ही साथ जो इंग्रेडिएंट्स है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, उनके इंपोर्ट को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इसके अलावा प्राइसेस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन वो कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। जो रुपे किसान कार्ड आया है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। ये सारे ही सवाल पूछे जाएंगे और साथ ही साथ फिनेंशियल टूल्स और लोगों तक पहुंचे उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। ये सारे सवाल आज प्रश्नकाल में पूछे जाएंगे। अगर हम पोस्ट लंच सेशन एजेंडे की बात करें तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आज ले करेंगी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। और जैसा कि हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि बजट सेशन के सेकंड हाफ में राज्यसभा में कन्वेंशन है, जो मंत्रालय हैं उनके वर्किंग पर डिस्कशन करना। जैसे हमने कल देखा घनश्याम तिवारी जी ने डिस्कशन की शुरुआत की थी, जो वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उस पर आज रिप्लाई एजेंडे में है। और साथ ही साथ इसके अलावा डिस्कशन ऑन द वर्किंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय। तो ये सारा आज एजेंडा है राज्यसभा का। प्रतिबिंब, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृति मिश्रा हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी। और दर्शन सिंह चौधरी जी, हम लोगों ने बात भी किया कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। शून्यकाल के संदर्भ में भी जो है माननीय सांसद अपने विषय को सदन के भीतर उठाते हैं और संभवतः आज आपका भी शून्यकाल में कोई विषय लगा हुआ है। क्या कुछ विषय है, क्या कुछ आपको क्या शंकाएं लग रही हैं या संभावनाएं लग रही हैं कि आप उठा पाएंगे अपने विषय को सदन के भीतर? देखिए, कल भी मेरा शून्यकाल लगा था और आज भी लगा है, लेकिन कल भी नहीं उठा था और आज मैं चाहता हूं या अपेक्षा रखता हूं आज उठे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के लिए, क्योंकि लगातार खेती के क्षेत्र में भारत की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। विभिन्न प्रदेशों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, बहुत अच्छा काम चल रहा है, विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश में। और मैंने उस प्रश्न को जो आज लाने का, जो हमारे शून्यकाल के माध्यम से विशेष महत्व का जो प्रश्न हमारा है, उसमें यही रखा है कि जो हमारी बीमा नीति है खेती के लिए, उस बीमा नीति को और पारदर्शी और नीचे तक ले जाने का काम किया जाए, जिसमें व्यक्तिशः, जैसे एक मोटरसाइकिल को एक्सीडेंट वाले को मोटरसाइकिल का व्यक्तिगत मिल जाता, अन्य प्रकार की सभी व्यक्तिगत, इसी प्रकार ये बीमा व्यक्तिगत तक जाना चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा है। अभी उसमें माननीय मोदी जी ने अनेकों सुधार बीच में कर दिए हैं और लगातार किसान को उसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि ये मूल मुद्दा हमारा कि किसान की लागत कैसे कम हो, उसका उत्पादन कैसे बढ़े और उसको उसकी सुरक्षा या गारंटी कैसे रहे। तो उसका गारंटी या कवच जो कहना चाहिए वो बीमा पॉलिसी हो सकती है और है ही, और इसलिए उसको और व्यवहारिक बनाने की बात हम जीरो के माध्यम से तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अन्य जो मुद्दे आ रहे हैं। और जैसा विपक्ष का रवैया जो दिखाई दे रहा है, विपक्ष तथ्यों से नहीं, तथ्यों से दूर भागता है और केवल शोर की राजनीति कर रहा है, हंगामे की राजनीति कर रहा है। और इसमें प्रति मिनट यदि हम देखें तो इतना प्रति मिनट में लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान एक मिनट में हमारी लोकसभा राज्यसभा में जो खर्च आता उतना कर रहे हैं। और ऐसे ये नुकसान तो अपनी जगह है, लेकिन इससे बड़ा नुकसान जो विकसित भारत का संकल्प पूरे भारतवासियों ने लिया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसको हमेशा चूर चूर करने का या तार तार करने का काम विपक्ष कर रहा है। वो अपने मंसूबों में सफल तो नहीं होगा। देश की जनता को सत्य पूरा प्रतीत भी हो रहा है, पता भी चल रहा है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि अभी ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, बहुत जिम्मेदारी के साथ। और हमारी लोकतंत्र विश्व का सर्वोत्तम और सबसे अच्छा लोकतंत्र है, इसकी मर्यादा को तार तार ना किया जाए। और ऐसे ही जो आज जो भी मुद्दा वो उठाते हैं, जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया और अन्य साथी गणों ने बताया कि ये जो मुद्दा वो उठाते हैं उसको वहीं भूल जाते हैं। कोई उनके पास विजन नहीं है, कोई उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य केवल शोर मचाना और हंगामा करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम अली जी जब इस तरीके की जो है इस तरीके का वातावरण हो और आप के पड़ोस में हो, बहुत ज़्यादा दूर ना हो, तो आपको कहीं ना कहीं विवादों से बचना चाहिए और उस परिस्थिति में आप ना फंस जाएं
उससे भी अपने आप को बचाना चाहिए और ऐसा प्रयास लगातार सरकार के द्वारा किया गया है, क्योंकि न केवल ईरान बल्कि गल्फ कंट्रीज जो अन्य हैं वो भी हमारे मित्र देश है और हम कभी भी किसी एक पक्ष के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। और केवल ईरान में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी, गल्फ कंट्रीज में भी बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। तो ऐसा कोई बयान ना हो कि वहां पर जो भारतीय रहते हैं वो फंस जाएं या फिर उनके जीवन को कोई खतरा हो, यह प्रयास लगातार सरकार का है। और कल जो विदेश मंत्री जी ने वक्तव्य दिया सदन के भीतर है, उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि हजारों लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और औरों को निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। वो वक्तव्य कितना महत्वपूर्ण रहा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 70 सालों में इतनी मजबूत पॉलिसी, खासकर मिडिल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज़ हैं, या इसराइल है, या ईरान है, या पैलेस्टीन है। मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जितने भी ये गल्फ के देश हैं, किंगडम्स हैं, या इसराइल है, या आपका पैलेस्टीन है, बड़े अपने एजाज़ से प्राइम मिनिस्टर साहब को नवाजा है। और जैसा कि कल विदेश मिनिस्टर साहब ने, जयशंकर जी ने दोनों हाउसेस में स्टेटमेंट दिया है और विपक्ष ने किस तरह उसको मतलब ना सुनी करके और मुद्दे से भटक के, और देखिए, भारत एक मजबूत देश है और भारत ने कभी भी किसी का एग्रेशन का नहीं सोचा है और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनके साथ। हमारे भारतीय रहते हैं सभी देशों में और काफ़ी तादाद में रहते हैं। रीइंबर्समेंट काफ़ी है, हमारे लिए ये मंडियाँ ओपन हैं और हमने हमेशा बात करी है कि कोई भी मैटर हो दुनिया में, कहीं इवन यूक्रेन हो या इसमें ईरान और इसराइल का अभी जो रिसेंट जंग चल रहा है, भारत का ये रहा है कि कोई भी मुद्दा जो है डिप्लोमेसी से, बातचीत से ही हल होना चाहिए। और जैसा कि हमारे जयशंकर जी ने कहा है कि हमारा प्रायोरिटी क्या है, हमारा प्रायोरिटी है कि अपने जो नागरिक हैं उनको सेफ, और हम उनको अपील करते हैं कि आप बैठ के टेबल पे डिप्लोमेसी से, बातचीत से अपने मसाइल्स को, जो भी आपके पेंडिंग इश्यूज हैं उसके ज़रिए, जंग कोई भी किसी भी मसले का हल नहीं है। और पूरी मजबूती से कहा है। और भारत का आज, जैसे आपने यूक्रेन में देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन हो या रशिया हो, वो भारत पे बिलीव करते हैं। भारत ने आज ऐसा मकाम बना लिया है कि कोई भी फॉरेन देश वो हम पे पूरा भरोसा रखता है कि भारत का इतना आज हैसियत बना है दुनिया में कि उसको, उसकी राय को किसी भी बड़े विवाद में, जंग में मानते हैं। भारत जो है, पहले भारत के साथ बड़े बड़े छोटे देश जो अंडर डेवलप्ड देश है वो बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होते थे। और आज दुनिया, आज यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, रशिया, कोई भी ब्लॉक हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ साउथ हो, गल्फ की कंट्रीज हों, भारत में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भारत की तरफ उनकी उम्मीदें हैं और ये नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में ही पॉसिबल हुआ है। और उन्होंने अपनी मंडियां खोलना और भारत की ये पॉलिसी रहना कि हम किसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। किसके साथ हम बिजनेस करेंगे, हम झुक के बिजनेस नहीं करेंगे, हम अपने देश का हित पहले रखेंगे और उसके बाद हम बिजनेस करेंगे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। ये अपोजिशन जो हमेशा दुश्मन के साथ खड़ी रहती है, मुझे लगता है कि उनको अपने, अब वो अपनी जो बेसिक पॉलिसीज थी अपोजिशन की, जो एक अपोजिशन की एक जिम्मेदारी होती है, एक देश को, एक सत्ता पक्ष को अकाउंटेबल बनाना, एक मजबूत अपोजिशन होना, एक जमहूरियत की, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन विपक्ष जो है वो आए दिन ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिनका दूर दूर तक लोगों से और देश की फॉरेन नीति से और देश के अंदरूनी हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो एक फ्रस्ट्रेटेड लाट की शक्ल में, जिस तरह से हम देखते हैं कि एक मुद्दे पे खड़े नहीं होते हैं, दूसरे पे चले जाते हैं, दूसरे पे की बात करते हैं, तीसरे पे चले जाते हैं। और ये देश के लिए भी अच्छी संकेत नहीं है। एक मजबूत जो अपोजिशन है वो बड़ी ज़रूरी है।
और भारत आज इस पोजीशन में है, वो किससे क्या करना चाहता है, कहाँ बिजनेस करना चाहता है, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में ही हो सकता है। जी हाँ, और देश के जो है केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी है, हम आम शहरियों की भी इतनी जिम्मेदारी है। चुनौतीपूर्ण समय है पूरे विश्व के लिए, और ऐसे समय में समझदारी से हमें काम करना चाहिए और देश की एकता जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन अभी जो जानकारी हमारी सहयोगी कृति मिश्रा ने भी दिया और हमने भी ग्राफिक के माध्यम से बताया कि राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यक्रम पर कल चर्चा शुरू हुई थी। आज मंत्री जी के जो है वक्तव्य के बाद, जवाब के बाद ये संपन्न भी हो जाएगी। लेकिन जलवायु परिवर्तन, अजय सेतिया जी, ये कोई भारत का ही मुद्दा नहीं है, वैश्विक मुद्दा है। और जब भारत में कभी दिवाली के पटाखे जलते हैं तो जलवायु परिवर्तन जो है या फिर पर्यावरण जो है वो असुरक्षित हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे से कुछ ही किलोमीटर दूर रोज जो है सैकड़ों हजारों मिसाइल्स चल रहे हैं, लेकिन वैश्विक संस्थाएं भी चुप हैं, मौन धारण किए हुए हैं। अब पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा, अब हीट जो है पृथ्वी की नहीं बढ़ रही है, ग्लेशियर नहीं पिघल रहे हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और सदन के भीतर भी ये विषय आना चाहिए? देखिए, खबर तो ये भी आई है कि ईरान पर जो बम फेंके गए वो वहाँ के उनके तेल के कुओं पर बम फेंके गए और उससे फिर आसमान के अंदर जो चीज़ गई, तो यहाँ पर ये भी चेतावनी दी गई है कि हो सकता है तेजाबी बारिश हो और उस तेजाबी बारिश से कितने हजारों लाखों लोग मारे जा सकते हैं। तो ये पर्यावरण का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पैदा हो गया है इस युद्ध में। और दूसरी बात कि भारत की चिंता इन सब को लेकर के है, इसीलिए भारत तटस्थ है। और भारत बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि युद्ध अब बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। और इस पे जो है भारत तो किसी के साथ खड़ा नहीं है, भारत ने तो अपना स्टैंड वही रखा है। भारत की चिंता पर्यावरण को लेकर के भी है, शांति को लेकर के भी है, जान माल की सुरक्षा को लेकर के भी है, ईंधन की सुरक्षा को लेकर के भी है। तो इसलिए भारत का स्टैंड जो है, जैसा कि सांसद महोदय ने कहा कि हमारा स्टैंड हमारे हित में होता है, दूसरों के हित में नहीं होता। अब देखिए, जैसे ये आरोप लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने, ट्रंप ने कह दिया या उनके वित्त मंत्री ने कह दिया कि रशिया से भारत तेल नहीं लेगा, ऐसा वादा किया है भारत ने। और ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पर लिख रहे हैं या अपना उनका जो दूसरा हैंडल है उस पर लिख रहे हैं, वहाँ के वित्त मंत्री लिख रहे हैं, ऊर्जा मंत्री लिख रहे हैं। भारत ने फरवरी महीने में भी प्रतिदिन 10.6 लाख बैरल खरीदा है, प्रतिदिन फरवरी में भी, और कभी बंद नहीं किया है। अब विपक्ष ये कहता है कि भारत खंडन क्यों नहीं कर रहा। खंडन का क्या करना है, सामने पड़ा हुआ है कि हमने प्रतिदिन फरवरी में भी 10.6 लाख बैरल हर दिन खरीदा है। और अभी तो जिस दिन ये युद्ध का ऐलान हुआ और उसने, ईरान ने वहाँ पर जो रोक लिए टैंकर, तो उसके बाद जो है भारत ने आदेश दिया। अब ये खबर आई एक कि 30 दिन के लिए छूट दे दी गई है। और ब्लूमबर्ग की खबर है उसमें कि जिस वक्त उन्होंने छूट दी, जिस वक्त उन्होंने वहाँ एक्स हैंडल पर लिखा, उससे 2 घंटे पहले ही वो सारे जहाज भारत की तरफ रवाना हो चुके थे। यानी हमने तो पहले ही उस तेल को खरीद लिया था और वो तेल भारत की तरफ आना शुरू हो चुके थे 2 घंटे पहले। और उसी को देख करके वो अपना प्रॉब्लम ये हो रही है कि अमेरिका नैरेटिव बनाने में हमारे से आगे निकल रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय वो नैरेटिव बनाने में या फिर भारतीय सरकार को कहीं ना कहीं फंसाना चाहते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार में थोड़ा सा डिसीजन के बारे में बताने में थोड़ी चूक हो रही है, थोड़ा लेट हो रहे हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने, उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कह दिया कि हम नहीं चाहते और हम जो है एक तरह से हथियार डालते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं। और पाकिस्तान ने जब हमारे साथ कहा तो उसने अमेरिका को सूचित कर दिया और ट्रंप ने उसको पहले जो है ट्वीट कर दिया। बस यही चीज हो रही। और यहाँ पर भी यही हुआ, तेल हम खरीद चुके और वो रवाना हो चुका और वो अमेरिका का वित्त मंत्री कह रहा है कि हमने 30 दिन की छूट दे दी। तो ये नैरेटिव में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन सच जो है देर सवेर सामने आ ही जाता है। अभी ट्रंप साहब ने ये कह दिया कि अगर मैं नहीं रोकता भारत को तो वहां के प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी। हाँ। भारत की मिसाइल्स जो है उनके निवास को, उनके
अब वो पहले कह रहे थे कि मैंने युद्ध रुकवाया और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आग्रह पर मैंने करवाया। लेकिन सवाल यह है कि भारत स्पष्ट कर चुका है, संसद में स्पष्ट कर चुका है कि जब वहां पर पहलगाम में घटना हुई, उस घटना से लेकर के फिर 4 जून के आसपास तक ट्रंप का नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर कोई वार्ता नहीं हुई, ना उधर से फोन आया ना इधर से फोन गया। तो फिर ट्रंप तो पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। जब भारत सरकार कह रही है अगर आपके पास टेलीफोन टेप है तो आप उसको चलाइए। 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में जो भी वार्ता होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर ट्रंप झूठ नहीं बोल रहे तो वो रिकॉर्ड अमेरिका जारी कर देता। तो यही है कि भारत में नैरेटिव बनाने में थोड़ी सी कमी हो रही है और अमेरिका नैरेटिव पर ही ध्यान दे रहा है, पूरी दुनिया में झूठ बोल करके वो नैरेटिव बना रहा है। जी हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने प्रश्नकाल के माध्यम से बताया कि आज लोकसभा के भीतर विशेष रूप से कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्यसभा के भीतर भी किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाने वाला है। धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है दर्शन सिंह जी, वो कितना महत्वपूर्ण है, और ग्राम पंचायतों की भूमिका और विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में क्या रहती है, क्या रहने चाहिए, क्या उसको लेकर जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है प्रश्नकाल में। प्रश्न के माध्यम से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये? आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। देश के मूल जो है, देश की आत्मा कहें वो गांव और किसान ही है, और उस किसान से संबंधित लगातार भारत सरकार ने प्रयास किए हैं और उनको आगे सफल भी हुए हैं। और आज के जो प्रश्न हैं, जो वहाँ की स्थानीय जो सांसदों की लोकल समस्या रहती वो कोई सार्वजनिक रहती, उस प्रकार की बातों को यहाँ पर लाया गया है। और मैं कहता हूँ कि माननीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी और ग्रामीण विकास मंत्री वह लगातार उस ओर उन्होंने, चाहे वो धन धान्य योजना के माध्यम से हो, चाहे खेती में नवाचार करने को लेकर हो, चाहे खेती में नए जो विविधीकरण की बात हो रही है, उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर ग्राउंड पे जाके इस प्रकार की तैयारियां भी करी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और लगातार किसान का विश्वास जनित हुआ है, किसान का विश्वास लौटा है। और आज हम देख रहे हैं कि जीडीपी में लगातार हमारी खेती किसानी की हिस्सेदारी बढ़ रही। कई राज्यों ने तो रिकॉर्ड तोड़, जैसे मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने तो 19% तक खेती किसानी में जीडीपी की विकास दर जो है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहाँ भी भारत सरकार की जो पहले हुआ करती थी, जो विश्व पटल पर जब हम देख रहे हैं, आर्थिक आंकड़े जब निकाल के हम देखते हैं तो हमारी खेती किसानी की स्थिति बहुत बेहतर दिन प्रतिदिन होते जा रही। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अभी जो समझौते हुए उसमें भी हमारी खेती किसानी को बचाकर उसको कोई भी उसको नुकसान ना होने पाए, इस प्रकार के समझौते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। और आज के प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे दूरस्थ कहना चाहिए, सबसे ऐसा जो वर्ग कहना चाहिए जो गांव में भी रहता है और देश को भी पालता है, उस वर्ग के लिए आज के ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी विपक्ष से पुनः अपील यही है कि इन प्रश्नों के माध्यम से, क्योंकि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी यानी विपक्ष की भी बात और हमारी भी बात देश तक पहुंचती है और सही मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाता है। इसको वो बाकायदा चलने दें जिससे देश का, किसानों का, गरीबों का, युवाओं का कोई भी नुकसान ना होने पाए, मातृशक्ति का कोई भी नुकसान ना होने पाए, यही हम उनसे अपील करते हैं। जी, हम आपने इस बात का जिक्र भी किया गुलाम अली जी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदर जो है ये गल्फ के पूरे क्षेत्र में जो है तनाव व्याप्त है और हर देश जो है अपना जो है सर्वाधिक जो है उच्च सम्मान जो है दे चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और पूरा विश्व मानता है कि सबसे दूरदर्शी जो है अगर नेता हैं तो इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और शायद उनकी दूरदृष्टि ही रहेगी कि भारत को वो अलग अलग क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, विशेष रूप से ऊर्जा और ईंधन के क्षेत्र में भी। और उनको पता था कि कभी भी ऐसी वैश्विक स्थिति पैदा हो सकती है। एक प्रश्न पूछा गया है, उसको किस संदर्भ में देखा जाता है, आप जरा उस पर प्रकाश डालें। नवीकरणीय ऊर्जा से कम हुआ है कोयला आधारित बिजली उत्पादन। रिन्यूएबल एनर्जी पर जो है लगातार सरकार का जो है बहुत जोर है और उसके जो है परिणाम भी नजर आने लगे हैं, और कहीं ना कहीं वो परिणाम बताते हैं कि जो दूरदृष्टि है प्रधानमंत्री की, ऊर्जा और ईंधन के क्षेत्र में भी भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाने की उसी दिशा में ये काम हो रहा है। देखिए,
एक वक्त था कि देश की जनता को प्रधानमंत्री जी जो हुआ करते थे, जो अपोजिशन में आज लोग हैं, वो लोगों की पॉपुलेशन को प्रॉब्लम समझते थे। आपने सुना होगा कई बार, मतलब हर बात में प्रधानमंत्री जी की स्पीच में, अपनी उसमें तकरीर में वो बोलते हैं मेरा जो एहसासा है, एसेट्स है, वो 140 करोड़ लोग हैं। और ये मानसिकता में फर्क है कांग्रेस और वक्त की जो एनडीए की रहनुमाई करते हुए नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जहाँ तक आपने इसकी मतलब क्लीन एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का बात करा है, देखिए एक छोटी सी बात है, हम 100 वाट का बल्ब लगाते थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई जिसको लोग गांव में देहात में मोदी बल्ब बोलते हैं, मतलब एक सोलर का ऐसा कि एक बल्ब की जगह 10 बल्ब जलेंगे, मतलब 10 वाट का बल्ब, 6 वाट का बल्ब। ये देखिए एक रहनुमा ऐसा होता है देश का कि जो आखिरी गरीब आदमी के लिए सोचता है कि उसको एक बल्ब के बजाय 10 जलेंगे। ये होता है। आपने भारत का आज विंड में, हम आज सोलर एनर्जी में, आज जो पीएम का एक बड़ी स्पेशलाइज स्कीम है, पीएम सूर्य घर, मतलब हर घर में मुफ्त बिजली, हर शख्स उसमें वो करेगा। आज हम देखिए, हम कोयला और बाकी चीज़ों पे निर्भर थे। आज हमारा ट्रेन जो है वो पूरा इलेक्ट्रिक हो गया है। आज हम मतलब हमने देश जो है, वजीर आजम साहब ने युवाओं को सौंप दिया है। आज हम दुनिया की आधी से ज़्यादा, मतलब जो ये बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल्स हैं, हम बनाना शुरू हो गए। आज हमारा देखिए रियल टाइम ट्रांजैक्शन, आधे से ज़्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन हमारे भारत में हो रहा है। तो मेरा, आपने कहा एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी को, ये बेसिक कर्तव्य है। बेसिकली भारत को संस्कार और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब हम संस्कार भी हमें हमारे संस्कार और टेक्नोलॉजी को लिंक करके हमारे जानवरों के लिए, हमारे इंसानों के लिए, हमारे परिंदों के लिए, हमारे सभी जितनी भी जानदार चीज़ें हैं दुनिया में, उसमें हम बेहतर कैसे कर सके। और आपने देखा होगा हाइड्रो से हम सोलर की तरफ, सोलर से हम विंड की तरफ, इस तरह फिर हाइड्रोजन की तरफ, बहुत सारी बायोमास की तरफ। और देश हम हर कार्यक्रम, जी हाँ, हर कार्यक्रम जो है आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है। एक ही बात है कि हम दुनिया की बड़ी ताकत, तीसरी बड़ी ताकत कैसे बने। आपने देखा होगा रिफॉर्म एक्सप्रेस, मतलब आपकी अड़चन है, आप प्रधानमंत्री जी आते ही प्लानिंग कमीशन से नीति योग, मतलब कि जो प्लानर हो वो फील कर सके आखिरी आदमी के लिए, वो एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी को बैलेंस रख के चले। इस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि हम दुनिया को विश्व गुरु की तरफ वज़ीर आज़म साहब की रहनुमाई में, हम मोदी जी की रहनुमाई में बढ़ेंगे आगे। जी, आप दोनों माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जाना है। बस एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगा अजय जी, कि क्या सदन के माध्यम से भारत की एकता प्रदर्शित करने का अवसर है, समय है, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में? क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक छोटी सी टिप्पणी। विपक्ष पर डिपेंड करता है कि विपक्ष किस प्रकार के मैसेज देना चाहता है। जैसे कल की बात लें, भाई विदेश मंत्री खुद बयान देने आ रहे थे, आपने हल्ला किया कि हमें इस पर बयान चाहिए। विदेश मंत्री तो बयान देने आ रहे थे, आपने सारा दिन सदन नहीं चलने दिया। विपक्ष के नेता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में वही बयान दिया जो आप मांग कर रहे थे लोकसभा में। तो आप लोकसभा में हंगामा नहीं करते तो लोकसभा में भी बयान होता और राज्यसभा में भी होता, दोनों जगह पर होता। और राज्यसभा में अब देखिए, एक विपक्ष के पास हथियार रहता है कि मंत्री अगर कोई बयान देता है तो उस पर सवाल कर सकते हैं। 1, 2, 4, 5, 6 जितने चाहे सारे के सारे विपक्ष के नेता सवाल कर सकते हैं। उस नियम का इस्तेमाल करने की बजाय
मल्लिकार्जुन खड़गे जो माननीय विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने 2.5 घंटे की एक अलग से बहस की मांग कर ली, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपके पास अधिकार है, उस अधिकार का आप इस्तेमाल करिए। दूसरे नियम का हवाला देकर के आप अलग से बहस मांग क्यों कर रहे हैं? तो मकसद कुल मिलाकर के ये है कि सदन नहीं चलने देना और अपनी बात को रखना नहीं, दूसरे की बात को सुनना नहीं। बाद में वो वॉकआउट कर गए, इसका कोई मतलब नहीं था। अपने अधिकार का वहां इस्तेमाल नहीं किया और लोकसभा में आप उस अधिकार की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार तो तैयार थी बयान देने के लिए, राज्यसभा में बयान दिया ही, तो फिर आपको हंगामा करने की दिन भर में क्या जरूरत थी? यह सवाल खड़ा होता है। जी चलिए, अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद गुलाम अली जी और दर्शन सिंह जी, आप दोनों का। लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। जमुई बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे कि क्या 100 आकांक्षी कृषि जिलों को विकसित करने हेतु जुलाई 2025 में अनुमोदित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है। यदि हाँ, तो देश में राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है। गोड्डा झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से कृषि उन्नति योजना के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि उन्नति योजना के पुनर्गठन हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा क्योंझर एवं नवरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्यवार और घटकवार इसके मुख्य घटकों और उन उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए धनराशि निर्धारित की गई है। वर्धमान पूर्व पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद डॉक्टर शर्मिला सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्री से प्रश्न करेंगी कि राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की शुरुआत से इसके अंतर्गत राज्यों को आवंटित और जारी की गई कुल धनराशि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है। इस मिशन की शुरुआत से इसके अंतर्गत कुल कितने जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं और इन केंद्रों की स्थापना के लिए आवंटित और जारी की गई कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है। हिंगोली महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद नागेश बापूराव आष्टीकर पाटिल पंचायती राज मंत्री से ग्राम पंचायत की भूमिका से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। क्या हिंगोली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में जहां स्थानीय शासन में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कई सरकारी विद्यालय, शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त कमरों, स्वच्छता के खराब स्तर, बिजली की अनियमित आपूर्ति, पीने के पानी की किल्लत और बुनियादी ढांचे के अभाव की स्थिति का सामना कर रहे हैं। मुंबई दक्षिण महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद अरविंद गणपत सावंत ग्रामीण विकास मंत्री से जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक स्वीकृत, निर्मित, पूर्ण और लंबित आवासों का महाराष्ट्र सहित राज्यवार, जिलावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है। आवास निर्माण की गुणवत्ता, पारदर्शिता और उनका निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और कौन सी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। झुंझुनू राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ओला कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से दलहन के उत्पादन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या देश में दालों का पर्याप्त उत्पादन होने के बावजूद बड़े पैमाने पर दलहन का आयात किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक जिलों विशेषकर राजस्थान के झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर, नागौर, भरतपुर और हनुमानगढ़ जिलों के दलहन उत्पादक क्षेत्रों में किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बस्तर छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश कश्यप पंचायती राज्य मंत्री से नवगठित ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। क्या छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक और भौगोलिक आवश्यकताओं के आधार पर नवगठित अनेक ग्राम पंचायतों को केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है। सिरसा हरियाणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा कृषि और किसान कल्याण मंत्री से
PMFBY के तहत दावों के भुगतान में देरी से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। विगत 5 वर्षों के दौरान विशेषकर हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों के भुगतान न होने या विलंब से भुगतान होने के संबंध में किसानों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उक्त योजना के अंतर्गत मुआवजे के भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं। जालौन उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद नारायण दास अहिरवार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से दिव्यांग जनों के पुनर्वास से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। क्या बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के दिव्यांग जनों की स्थिति अत्यंत दयनीय होती जा रही है और वह पर्याप्त पोषण, शिक्षा तथा सरकारी योजनाओं के वांछित लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है। धर्मपुरी तमिलनाडु से द्रविड़ मुनित्र कशकम के सांसद मनी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से NLM EDP के तहत स्वीकृत परियोजनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत से इसके अंतर्गत स्वीकृत, अनुमोदित और संचालित परियोजनाओं के लाभार्थियों का श्रेणीवार और सहायता प्रदत्त कार्यकलापों सहित ब्यौरा क्या है। कोरबा छत्तीसगढ़ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ग्रामीण विकास मंत्री से जानना चाहेंगी कि क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम लाने और मजदूरी का 40% वित्तीय बोझ राज्यों पर डालने के संबंध में राज्यों के साथ कोई औपचारिक परामर्श किया है? यदि हां तो ब्यौरा क्या है। सीतापुर उत्तर प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर कृषि और किसान कल्याण मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सीतापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि प्रधान और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में किसान पारंपरिक खेती पर निर्भर हैं और इसके आसपास के क्षेत्र में भी कोई कृषि विश्वविद्यालय मौजूद नहीं है? अगर ऐसा है तो ब्यौरा क्या है। जहीराबाद तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सुरेश कुमार शेटकर ग्रामीण विकास मंत्री से डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या देश में किसान और भूस्वामी भू अभिलेखों को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं? यदि हां तो इसकी सुलभता के लिए अपनाए गए उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या त्वरित कृषि और संपत्ति ऋण सुगमता से प्रदान करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को डिजिटल भू अभिलेखों के साथ एकीकृत किया गया है? यदि हां तो इससे प्राप्त होने वाले लाभों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। डिंडीगुल तमिलनाडु से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद सचिदानंदम आर पंचायती राज्यमंत्री से पंचायतों के लिए वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित निधियों से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। विगत 5 वर्षों के दौरान वित्त आयोगों द्वारा पंचायतों के लिए अनुशंसित और वास्तविक रूप से जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और क्या निबद्ध और गैर निबद्ध अनुदान जारी करने में कोई विलंब हुआ है जिससे स्थानीय विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। बिजनौर उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा अपनाई गई ऐसी योजनाओं और तंत्र का ब्यौरा क्या है जिनसे ये सुनिश्चित किया जा सके कि बागवानी फसलें उगाने वाले किसानों को उनका बिक्री मूल्य प्राप्त हो सके। क्या सरकार बागवानी फसलें उगाने वाले किसानों को उनका बिक्री मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसी नई योजना पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है। राज्यसभा में आज आयुष मंत्रालय से 3, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से 4, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से 3, वित्त मंत्रालय से 3, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से एक प्रश्न पूछे जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। डालते हैं नजर आज पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। असम से निर्दलीय सांसद अजीत कुमार भुयान का प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से। क्या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश के अधीन कार्यरत है? हालांकि कार्यकर्ताओं को मासिक मूल भुगतान प्राप्त होता है, किंतु क्या उन्हें नियत वेतन के बजाय केवल प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि ही प्राप्त होती है? मध्य प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद विवेक के तनख्वाह का प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से।
राष्ट्रीय, राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्षों और सदस्यों की संस्वीकृत संख्या और वर्तमान रिक्तियां कितनी हैं, ये देखते हुए कि 2025 में नए दर्ज मामलों की संख्या निपटान किए गए मामलों से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के समक्ष लंबित पड़े उपभोक्ता मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है और इन रिक्तियों को भरने और लंबित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए ठोस कदम और निर्धारित समय सीमा का ब्यौरा क्या है। पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय का प्रश्न रसायन और उर्वरक मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत द्वारा आयातित सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयवों का मूल्य और मात्रा सहित देशवार ब्यौरा क्या है और पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में भारत के कुल एपीआई आयात में चीन का हिस्सा कितना है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजवीर सिंह का प्रश्न आयुष मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, आयु स्वास्थ्य योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और इसकी अब तक की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक स्थापित या उन्नत किए गए उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी का प्रश्न वित्त मंत्रालय से है। वर्ष 2025 में प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र में जारी किए गए नए रुपए किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या का ब्यौरा क्या है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सांसद नारायण दास गुप्ता का प्रश्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से। उनका प्रश्न है कि क्या हाल के विश्लेषण से ये संकेत मिलता है कि वर्ष 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन की तुलना में कोयला आधारित बिजली उत्पादन की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में आपको लेकर चलेंगे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।